एनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है और आज पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का कार्बनिक रसायन जिसका नाम है। और यदि बात करें तो कुछ आधारभूत सिद्धांत है, उसकी तकनीकी बात करेंगे। यूनिट कौन सी रहेगी आपकी? यहाँ पे 8वीं यूनिट में है ये। तो यहाँ से कार्बनिक रसायन की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। सबसे पहले कार्बनिक रसायन किसको कहते हैं? तो कार्बनिक रसायन जिनमें क्या होता है, जीवित जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। मतलब वहां पे जीवित जीव जंतु रहेंगे, या कि ये कहें कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाएगा। तो कार्बनिक रसायन में बात ये रहेगी कि कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो कार्बन देखने पिछले एकक में आपने सीखा कि कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसमें क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। मतलब कार्बन क्या होती है, लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन की यदि बात करेंगे आप तो कार्बन किस तरीके से क्या करेगा, लंबी श्रृंखला बनाता हुआ चला जाएगा, लंबी श्रृंखला बनाता जाएगा। कार्बन की सबसे ज्यादा श्रृंखला होती है, सबसे अधिक, मतलब ब्रह्मांड में जितना भी होता है सबसे ज्यादा श्रृंखलन का यदि गुण पाया जाता है तो वो कार्बन पे पाया जाता है। कार्बन के अलावा दूसरा कोई भी यौगिक नहीं है जिसमें क्या होता है कार्बन के बराबर श्रृंखलन का गुण पाया जाए, कोई भी तत्व और नहीं है दूसरा। तो कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, सबसे अधिक क्या होते हैं, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, सबसे लंबी चेन बनती है कार्बन के द्वारा। तो कार्बन के अलावा अन्य तत्व जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजनों के परमाणु के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। इस सहसंयोजक बंध बनाएगा। इस प्रकार के यौगिक का अध्ययन रसायन शास्त्र की एक अलग शाखा में के अंतर्गत किया जाता है, जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। इस यूनिट पे जो है, इस एकक में कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा विश्लेषण तकनीकें सम्मिलित हैं जो कार्बनिक यौगिकों के विवेचन मतलब बनाने के लिए, गुणों को समझने के लिए किया जा रहा है। देखिए, अब सामान्य परिचय की बात करें तो कार्बन क्या होता है। यहाँ पे कार्बन की सामान्य परिचय की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य होते हैं। मतलब जीवन में जितने भी जो कभी ना कभी जीवित रहे होंगे वो कार्बन से ही बने होंगे, या जो जीवित है उनमें कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। इनके अंतर्गत जटिल अणु जैसे आनुवांशिक सूचना वाले पदार्थ जो होंगे, तो डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, प्रोटीन जो हमारे रक्त, मांसपेशियों एवं त्वचा के लिए आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाइयों आदि पदार्थों में होते हैं। तो यहाँ पे सभी में होते हैं जो कभी न कभी क्या है, जीवित जीवों से प्राप्त किए जाएंगे। तो बहुलक भी होंगे और रंजक भी। रंजक मतलब रंगने वाले पदार्थ, दवाइयां मतलब औषधियां। इन यौगिकों के अनुप्रयोग में ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो ये था यहाँ पे। और यहाँ पे यदि बात करें, पुरानी बात करें कि पहले क्या कहा जाता था, तो वहां पे कार्बन रसायन का विज्ञान जो है लगभग 200 वर्ष पुराना है। सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों एवं खनिज स्रोतों से विरचित मतलब बनाना, तो उससे अकार्बनिक यौगिकों के बीच विभेदन करना आरंभ कर दिया। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको क्या कहता था, जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे काफी फेमस हुआ था। ठीक, जैव शक्ति सिद्धांत मतलब उनका कहने का मतलब ये कि कार्बनिक यौगिक केवल क्या होते हैं, जीवित उत्पादों से ही बनाए जा सकते हैं, इनके अलावा से दूसरों से नहीं बनाए जा सकते। तो इससे जैव शक्ति सिद्धांत का, और इसको किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था, याद रखिएगा। सन यहाँ पे 1828 में एफ वोल्डर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया। मतलब यूरिया इन्होंने किससे बना दिया, अमोनियम साइनेट से बनाया। और आपको ये बता दें, तो ये बर्जीलियस से इनके शिष्य ने क्या किया था, यहाँ पे ये जो आपका वोल्डर है तो ये इनके शिष्य हैं जिन्होंने क्या किया कि जैव शक्ति वाले सिद्धांत को क्या कर दी, चुनौती दे दी कि
कार्बनिक उत्पाद से नहीं बल्कि क्या होता है यहाँ पे अकार्बनिक उत्पाद से कार्बनिक उत्पाद बनाया गया। तो जो यूरिया था वो अकार्बनिक पदार्थ से अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। तो वहां पे जो आपका जैव सिद्धांत था उसको क्या हो गई, चुनौती दे दी गई कि वहां पे जैव सिद्धांत क्या हो गया, अमान्य हो गया। ठीक, और ये बर्जीलियस के शिष्य ने ही है ये इन्होंने। तो तब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। ठीक, निर्मूल मतलब वो क्या हो गई, नष्ट हो गई वो सिद्धांत की जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया, नष्ट हो गया। निर्मूल मतलब क्या होता है, नष्ट होना किसी भी चीज का, निर्मूल करना, जड़ से खत्म करना। निर्मूलन सुने हो गए, जैसे पोलियो का निर्मूल हो रहा है, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो किया जा रहा है। तो निर्मूल मतलब पूरी तरीके से क्या करना, समाप्त करना। तो कि कार्बनिक उत्पाद कार्बनिक से बनता है ऐसा नहीं है, अकार्बनिक से भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पे यूरिया को अकार्बनिक उत्पाद से बनाया गया। तो यहाँ पे अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर क्या बना, यहाँ पे आपका यूरिया बना। तो यूरिया याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र कई बार पूछ लेते हैं। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, सेंटर में क्या रहेगा, हमेशा CO रहेगा और यहाँ पे दोनों तरफ NH2 और NH2 ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यूरिया कहलाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा ये। यहाँ पे अभी शुरुआत है, बेसिक है थोड़ा सा। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जो आपके कोल्बे सन 1845 द्वारा एस्टिकम जो सिरका होता है, एस्टिकम तथा बर्टलोट द्वारा मेथेन के नवीन संश्लेषण के परिणाम दर्शाया गया कि कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। ये इन्होंने भी क्या कहा, अकार्बनिक यौगिकों से क्या किया जा सकता है, कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है। तो यहां पे इसके बाद सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। यहाँ पे सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या है, कार्बनिक यौगिकों को, तो किस तरीके से कार्बन में क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखिएगा कार्बन जो होता है यहाँ पे, तो कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, कार्बनिक यौगिक की आकृति। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन की क्या होती है, 4 संयोजकताएं होती हैं। यदि आप कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन पे क्या रहेंगी, 4 संयोजकताएं रहेंगी। और वो कैसी 4 संयोजकताएं रहेंगी, यहाँ पे यदि बात करें कार्बन रहेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4। इस तरीके से कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो याद रखिए कार्बन कितने, 4 संयोजी यौगिक बनाता है। और कार्बन भी क्या होता है, कार्बन यहाँ पे आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि रहेगा तो उसमें क्या रहेगी, 4 संयोजकता रहेगी। और इसमें संकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा। और यदि क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड होगा, तो वहां पे क्या रहेगा, जो कार्बन रहेगा वो sp2 संकरित रहेगा। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp2 संकरित है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, आपस में सहसंयोजक बंध। और यदि अगला संतृप्त का हाइड्रोकार्बन बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक H रहेगा। और ये कार्बन तब आपका क्या रहेगा, sp संकरण रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इनके संकरण देखे जाते हैं। और इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके। और कार्बन आप देख रहे हो कि प्रत्येक जगह पे 4 बंध ही बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखिएगा 4 बंध बना है sp2 पे, यहाँ पे भी कार्बन के 4 बंध ही हैं। और यहाँ पे तो कार्बन के 4 बंध ही हैं, ये चारों बंध। इस तरीके से कार्बन हर जगह पे क्या करेगा, 4 बंध बनाए थे। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कार्बन क्या होता है, चतुर्थ संयोजी यौगिक होता है यहाँ पे। तो बन जाए, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कार्बन की क्या होती है, 4 संयोजकताएं होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे कार्बन की क्या रहेगी, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं और क्या बात की है। आप बाकी चीजें चौथी यूनिट पढ़ चुके हैं, तो उसमें अपन पढ़े हैं कि कार्बन क्या होता है, 4 संयोजकता दिखाता है चौथी यूनिट पे। उनमें वहां पे बॉन्डिंग और सहसंयोजक बंधों के बारे में बहुत आसान अच्छा से समझे हैं अपन लोग वहां पे। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp कक्षों के संकरण के आधार पर समझाया जा सकता है कि यहाँ पे मीथेन भी क्या होता है, sp3
sp3 संकरण रहेगा मीथेन पे, यहाँ पे एथीन जो रहेगा वहां पे क्या रहेगा sp2 संकरण रहेगा, और एथाइन पे क्या रहेगा sp संकरण रहेगा। इस आधार पर यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है आकृति, sp3 sp2 और sp संकरण होता है। तो इस आधार पर यहाँ पे संकरण देखा जाता है कि उनमें कैसे बंध जुड़े हैं, और सभी कार्बन के क्या होते हैं वहां पे क्या रहते हैं बंध क्या रहते हैं, 4 बंध ही रहते हैं। देखिएगा और यहाँ पे तो देख लीजिएगा आप, बाकी चीजें कुछ आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे देखिएगा आप जब आप क्या देखेंगे sp संकरण देखेंगे, इसमें s कैरेक्टर की क्या करते हैं 50% s प्रकृति होती है। 50% कैसे निकालते हैं 50%, यहाँ पे आप s और p के बीच में कितना हो गया टोटल, ये 100% है, तो दोनों को आधा आधा कर देंगे तो कितने हो गए 50% s का 50% s के लिए जाएगा, 50% p के लिए जाएगा। तो इस आधार पर क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे s की प्रकृति कितनी है 50% है, और sp2 में कितना रहेगा 25% रहेगा, 25 s के लिए जाएगा और 50 क्या रहेगा p के लिए जाएगा, लेकिन p 2 है तो यहाँ पे 25% तीनों के लिए है। इसके बाद यहाँ पे इस बात करें तो 33.33% रहेगा प्रत्येक के लिए, तो s कैरेक्टर यहाँ पे रहेगा 33.3%, 33.3% रहेगा यहाँ पे s गुण। तो इस आधार पर इनके गुण देखा जाता है कि तो संकरण की आपेक्षिक विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव कार्बनिक यौगिकों में भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर भी पड़ता है, जिनका वर्णन आगे की इकाइयों में है और आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिएगा अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पाई आबंधों के कुछ अभिलक्षण। पाई आबंध के क्या अभिलक्षण होते हैं ये देखते हैं पाई आबंध के। तो यहाँ पे यदि बात करें तो पाई आबंध मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पाई आबंधों के निर्माण में दो निकटवर्ती परमाणुओं में p कक्षकों का समांतर अभिविन्यास समुचित पार्श्व अध्यापन के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे जैसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अणु में सभी परमाणु क्या होते हैं यहाँ पे आपके sp2 संकरित होते हैं, सभी में क्या रहेगा sp2 संकरित रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक ही तल में होने चाहिए और ये सभी एक तल में रहते हैं यहाँ पे जो संकरण रहेगा, और sp2 की आकृति क्या त्रिकोणीय समतली रहती है। इस अणु के प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित p कक्षक समानांतर एवं अणु के तल के लंबवत होते हैं। एक CH2 को दूसरे के सापेक्ष में घुमाने पर p कक्षों के अधिकतम अधिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है, फलतः कार्बन द्विआबंध के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। पाई आबंध का इलेक्ट्रॉन आवेश आबंधित परमाणुओं के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होते हैं। समांतर पाई आबंध बहुआबंध युक्त यौगिकों में मुख्य सक्रिय केंद्र उपलब्ध कराता है। यह आक्रमण कारक अभिकर्मकों के लिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से उपलब्ध कराता है। देखिएगा यहाँ पे बात क्या है कि जो आपका कुल मिला के कहने का मतलब ये जो आपका याद रखिएगा कि जो पाई बंध होता है वो ज्यामिति निर्माण में भाग नहीं लेता है। आपके यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करें तो एक सिग्मा बंध बन रहा है और एक क्या बन रहा है पाई बंध। तो जो आपके सिग्मा बंध, तो इस कार्बन के लिए यदि सिग्मा बंध की काउंटिंग की जाए तो आपके कितने, एक सिग्मा यहाँ पे हो गए और दो सिग्मा यहाँ पे हो गए। हाइड्रोजन के लिए दो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए दो सिग्मा, कुल 3 सिग्मा। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बन रहे हैं, 3 सिग्मा बन रहे हैं। मतलब आपका संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। और वहां पे बंध निर्माण में जो भाग लेगा तो पाई बंध निर्माण में लेगा, लेकिन ज्यामितीय निर्माण में पाई बंध की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन आ रहा है उदाहरण का, तो इसको भी देखते हैं। ये उदाहरण में क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा तथा कितने पाई आबंध हैं। तो ये काउंटिंग करना है, सिग्मा और पाई की काउंटिंग। तो देखिएगा यहाँ पे सिग्मा पाई की काउंटिंग कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं।
सिग्मा और पाई की काउंटिंग कैसे करते हैं ये देखना है अपन को, तो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यदि आप बात करेंगे तो प्रत्येक कार्बन के लिए बात करते हैं। तो सबसे यहाँ पे बात किया, यहाँ पे क्या क्या बात किया है, दो दो कार्बनों को एक साथ लेके सी और सी और सी के बीच में कितने, मतलब सिग्मा बंध काउंट कर रहा है तो सिग्मा सी और सी, मतलब ये वाले कार्बन और ये कार्बन के बीच में कितने, 4 सिग्मा बंध हैं। आप देखिए 4 सिग्मा बंध कैसे हैं कि नहीं देख पाए, देखिएगा ये जो सिग्मा है आप जब देखेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा कम करते हैं, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, आप देख रहे होगे तो कितने देख रहे होगे, आपको देखने में लगेगा कि 3 सिग्मा है, हाँ 3 सिग्मा दिख रहे होंगे, हाँ। लेकिन जब इसके लिए काउंट होंगे तो ये 2 सिग्मा काउंट होंगे, जब इसके लिए काउंट होंगे तो ये 2 सिग्मा काउंट होंगे। ठीक है समझ में यहाँ पे, तो कितने सिग्मा हो गए, तब 4 सिग्मा होंगे, है ना, नहीं तो आप बोल दो कि नहीं यहाँ पे तो 3 ही सिग्मा लेके हैं तो 3 सिग्मा होंगे, तो यहाँ पे 3 सिग्मा नहीं बल्कि 4 सिग्मा होंगे, 2 इस वाले के लिए 2 इस वाले के लिए, तो इसलिए 4 लिखा है यहाँ पे। आया समझ में। इसके बाद देखते हैं ये वाले में CH वाले में, ये वाले में CH बंद सिग्मा CH वाले में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो होगा 6 सिग्मा रहेंगे। इस वाले कार्बन की बात कर रहा है, इस वाले कार्बन पे 6 सिग्मा कैसे हो जाएंगे, यहां पे ये वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे चला जाएगा, और इस कार्बन CH वाले को भी कार्बन को ये दे दें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक सिग्मा यहाँ पे बना है। अब इन दोनों कार्बनों की बात करते हैं, इस कार्बन पे कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए, और इस कार्बन पे कितने सिग्मा हो जाएंगे आपके, इस कार्बन के लिए भी 3 हो जाएंगे। इसलिए इन दो तरीके से क्या किया, सिग्मा की काउंटिंग किया है। ठीक, तो बन जाएगा यहाँ पे कि कितने सिग्मा कर दिया है, दूसरे वाला जो आपका यहाँ पे दिया था तो इसके लिए कितने किया, 6 सिग्मा किया, तो इस तरीके से किया, 3 इसके 3 इसके, तो 6 सिग्मा हो जाएंगे। इसके बाद पाई बंध कितने हैं, ठीक, यहाँ पे यदि पाई बंध की बात करेंगे आप, तो पाई बंध जब बात करेंगे तो पाई बंध कितने बनाएंगे, यहाँ पे 2 पाई बनेंगे। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले में कितना है, एक डबल बॉन्ड वाले में कितना है, 1 पाई बंध बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में कितने बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 पाई बनेंगे। एक तो वही ट्रिपल बॉन्ड वाले में बताया कि 2 पाई बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सिग्मा और पाई बंधों की कर दी है, काउंटिंग की है। या आप मान लीजिए इस तरीके से, या कि आप जब देखते हैं तो आप 2 तरीके के भी सिग्मा बंध देखे जाएंगे। यहाँ पे जो और एक दूसरे तरीके से आंसर दिया उसको भी आपको बता देते हैं। देखिए आपको एक तो इस तरीके वाला यौगिक दिख रहा है, दूसरा क्या है, इस तरीके वाला दिख रहा है, और तीसरा क्या दिख रहा है आपको, बस इतने। आया समझ में यहाँ पे। तो 4 सिग्मा किस तरीके से बना है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं। तो देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में 4 सिग्मा कैसे बनते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो एक सिग्मा ये कार्बन कार्बन के बीच में, दूसरा ये कार्बन कार्बन के बीच में, तीसरा ये कार्बन कार्बन के बीच में, चौथा ये कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस तरीके से क्या है आपका जो C और C के बीच में जो बंध बना है तो वो कितने, 4 सिग्मा है। आया समझ में, कितने बंध है यहाँ पे, 4 सिग्मा। तो बन जाएगा 4 सिग्मा कैसे है कार्बन कार्बन के बीच में। इसके बाद यहाँ पे अब आपको हाइड्रोजन और कार्बन वाला देखना है, तो हाइड्रोजन और कार्बन वाला, बस बाकी कार्बन और कार्बन के बीच का हटा दीजिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन और कार्बन हुआ, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और कार्बन हुआ, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और कार्बन हुआ। इस तरीके से यहाँ पे 3 सिग्मा हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा, फिर 1 सिग्मा यहाँ पे जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ पे जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ पे जाएगा। कुल कितने सिग्मा हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 6 सिग्मा। तो इसलिए CH वाले सिग्मा बंध की काउंटिंग कितनी है, 6। यहाँ पे अब पाई बंध की जब बात होगी तो डबल बॉन्डेड वाले में, तो डबल बॉन्डेड वाला केस एक ही आ रहा है, एक ही है, इसमें पाई बंध कितने हैं, 1 पाई बंध है।
तो ये दिख जाएगा। यहाँ पे कितने पाई बंध हैं, यहाँ पे आपके एक पहला तो सिग्मा के लिए जाएगा, दो क्या है जाएंगे पाई बन जाएंगे। इस तरीके से दो यहाँ पे क्या है पाई बन। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसमें बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन से, पहले कार्बन कार्बन की बात कर लें, तो कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिग्मा देखते हैं सबसे पहले। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक कार्बन और कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में कितना एक सिग्मा है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितना सिग्मा है, इस वाले की बात करें तो यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा। तो कुल कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो एक सिग्मा यहाँ पे जाएगा, एक सिग्मा यहाँ पे आएगा, एक सिग्मा यहाँ पे। और फिर इसके बाद क्या होगी, जब प्रत्येक की बात होगी तो प्रत्येक के लिए एक एक सिग्मा की काउंटिंग होगी। इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में कितने रहेंगे आपके 3 सिग्मा रहेंगे। ठीक, यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ पे, तो 3 सिग्मा रहेंगे। अब इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पे जी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो सिग्मा बंद यहाँ पे 2 सिग्मा जाएंगे, एक सिग्मा यहाँ पे कितने हुए 3 और 3 यहाँ पे, तो कितने 6। आपको आप ये देख रहे हैं कार्बन और कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, जितने हाइड्रोजन से जुड़ा होगा उतने सिग्मा बंद होंगे। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के लिए तो सीधा सीधा रहता है, क्या हाइड्रोजन कहीं पे भी जुड़ेगा सिग्मा बंद ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पे यदि बात करें तो पाई बंद कितने हैं, तो यहाँ पे एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, 2 पाई बनेंगे। इस तरीके से इनका क्या है थोड़ा सा संकरण है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे उनकी संख्या बॉन्डों की संख्या या सिग्मा बंद और पाई बंद की संख्या। इसके बाद यदि बात करें अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका जो ये है अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित यौगिक में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, संकरण कौन सा है। यहाँ पे तो प्रत्येक के लिए संकरण बताना है, कौन सा संकरण। चलिए देखते हैं इसमें जब देखेंगे आप तो सभी कार्बन क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़े हैं, यहाँ पे क्या है तो sp3 संकरण होंगे, क्योंकि सिग्मा बंध कितने हो रहे हैं, वहां पे 4 सिग्मा बंध। यदि 4 सिग्मा बंध होते हैं संकरण sp3 होता है। इसके बाद यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 प्रकार के कार्बन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको यदि संरचना बना दें इसकी तो 2 प्रकार की देखिएगा, कार्बन रहेगा सेंटर पे, इस तरफ क्या है CH3 जुड़ा है और इस तरफ भी क्या है CH3 जुड़ा है, इस तरीके से, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है ऑक्सीजन जुड़ा है। अब यहाँ पे आप प्रत्येक कार्बन की बात करिएगा, इस कार्बन पे क्या है 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने सिग्मा बंध रहे हैं 4 सिग्मा। तो ये कौन सा संकरण हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। और यहाँ पे यदि बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन में कितने sp2, यहाँ पे एक सिग्मा और एक क्या जाएगा पाई के लिए काउंट होगा, और बाकी फिर ये सिग्मा जाएगा, ये भी सिग्मा जाएगा, तो कितने 3 सिग्मा मतलब sp2। यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों पे एक ही कंडीशन है, मतलब यहाँ पे 2 sp3 संकरण बन रहे हैं और एक कार्बन क्या है sp2 है। तो भाई यहाँ पे संकरण पूछा था कि कौन कौन से संकरण है, तो sp3 संकरण है और sp2 संकरण है। जब इस पे बात करेंगे तो इस पे भी क्या है 2 तरीके के कार्बन आएंगे। ये वाले कार्बन के लिए क्या होगा आपका sp3 संकरण रहेगा, यहाँ पे आपका जो रहेगा तो sp3 संकरण रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगी ऐसी, तो यहाँ पे क्या रहेगा sp3 संकरण रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है इस कार्बन पे, एक बॉन्ड तो यहाँ से हो गया, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बंध के लिए कितने काउंट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक ही काउंट होता है, बाकी पाई के लिए जाता है। पाई अजामिति बंध कहलाता है, तो इसलिए पाई की बंध निर्माण में भाग नहीं लेगा। तो कितने सिग्मा हो गए 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा हो गए तो संकरण कौन सा हो गया sp हो गया, यहाँ पे sp संकरण हो जाएगा सर। ठीक, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से यहाँ पे जब आप रासायनिक आबंधन वाले चैप्टर में पढ़ने हैं अपन, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो, नाइट्रोजन अपनी 3 संयोजकता पूरी करता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या रहेगा 3 बंध रहेगा।
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे हमेशा क्या रहते हैं 3 बंध, कार्बन पे हमेशा 4 बंध होते हैं। तो कार्बन के 4 बंध होने चाहिए और नाइट्रोजन के 3 बंध होने चाहिए। यदि उससे कम बंध है तो कहने का मतलब संरचना कहीं कहीं गलत है। तो यहाँ पे इसलिए ये सिग्मा के लिए जाएगा और ये सिग्मा के लिए जाएगा, तो संकरण 2 सिग्मा बंध मतलब आपका वहां पे संकरण कौन होगा, sp होगा और यहाँ पे sp3। तो वही लिखा है यहाँ पे sp और sp3 और sp। इसके बाद यदि बात करें यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका इस तरीके से जुड़ा है, चलो इसकी भी संरचना बनाते हैं। आपको यहाँ पे C रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे N रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका H, एक H यहाँ पे रहेगा, एक H यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट है। अब देखते हैं, अपन को कार्बन का बस संकरण देखना है, बाकियों का तो नहीं देखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कार्बन के लिए संकरण बताइएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कार्बन के लिए क्या करना है, संकरण बताना है। तो यहाँ पे इसमें जब देखेंगे तो इस कार्बन पे एक सिग्मा यहाँ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ पे जाएगा और एक सिग्मा ये। कितने सिग्मा हो रहे हैं, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि sp2 संकरण होगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, कौन सा संकरण है, यहाँ पे जब आएंगे तो ये अलग तरीके का कार्बन है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों अलग अलग तरीके के। ये वाला कार्बन क्या रहेगा आपका, sp3 रहेगा, क्योंकि 3s के लिए मतलब 3 यहाँ पे हो गए 3 सिग्मा और 1 सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिग्मा की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे सिग्मा बंध की संख्या जो है तो 3 है, 3 है तो sp2 संकरण है। यहाँ पे भी sp2 संकरण है और यहाँ पे आपका sp संकरण है, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो वहां पे 2 सिग्मा बनी है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जब देखेंगे sp3 sp2 2 बार दिया है, एक ही बार दे देता है, जैसे ऊपर भी आंसर दिया था एक ही बार, तो यहाँ पे sp। तो इस तरीके से क्या है इनकी बॉन्डिंग, मतलब इनमें संकरण है। तो देख लीजिएगा, बन जाएगा ये आपसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछने में यौगिकों में कार्बन के संकरण अवस्था एवं अणुओं की आकृति बताइए। संकरण अवस्था भी बताना है यहाँ पे और आकृति भी बताना है। तो देखते हैं संकरण देखते ही अपन को क्या है, बाकी सब चीजें बता देंगे। अपन का अपना मुख्य काम क्या रहता है कि संकरण देखना कि किसी यौगिक में कौन सा संकरण है। तो सबसे पहला काम संकरण देखना रहेगा। संकरण देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे संकरण देखते हैं, तो अपन को देखना किसमें, कार्बन में संकरण देखना, बाकी में किसी में नहीं देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बंध की काउंटिंग करिए, 1 सिग्मा बनेगा, 1 पाई बनेगा, और यहाँ पे कितने 2 सिग्मा बनेंगे, 2 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बनाएगा तो बंध सिग्मा ही बनाएगा। कुल कितने सिग्मा हो गए आप यहाँ पे देख रहे हैं, 3 सिग्मा हो गए हैं। 3 सिग्मा मतलब संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण। और sp2 संकरण है तो sp2 की आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। ये देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है त्रिकोणीय समतलीय, sp2 संकरण है और त्रिकोणीय समतलीय। इसके बाद यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा और 1 सिग्मा क्या बन जाएगा, फ्लोरीन के साथ बन जाएगा। तो कितने 4 सिग्मा हो जाएंगे। 4 सिग्मा होते ही आपको समझ में आ गया sp3 संकरण है और इसकी आकृति कैसे होगी, चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि लोन पेयर में है इसलिए आकृति विकृति नहीं होगी। तो इसमें sp3 संकरण रहेगा और आकृति कैसी रहेगी, चतुष्फलकीय रहेगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल रहेगी। इसके बाद यदि बात करें यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बनेगा और 1 सिग्मा यहाँ बनेगा और कितने यहाँ पे 2 पाई बनेंगे। पाई बंध की तो काउंटिंग करना नहीं है अपन को आकृति के लिए, केवल सिग्मा की, तो 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा मतलब sp संकरण हो जाएगा। और sp संकरण की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। तो sp यहाँ पे आपकी बुक में जो है तो बाय मिस्टेक लिखा है, यहाँ पे sp3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे sp संकरण होगा और आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी, ये सही लिखा है, लाइनर रहेगी। तो यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो 3 लिखा है यहाँ पे sp होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। इसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं।